दोस्तों नमस्कार। भारत वर्ष 2023 में वैश्विक भू राजनीति के केंद्र बिंदु में रहने वाला है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि विश्व की दो सबसे महत्वपूर्ण संगठन की भारत अध्यक्षता कर रहा है 2023 में। एक संगठन है एससीओ, संघाई सहयोग संगठन, और दूसरा संगठन है G20। तो ये दो वो महत्वपूर्ण संगठन है जिसकी अध्यक्षता भारत 2023 में कर रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि 2023 में वैश्विक भू राजनीति के केंद्र बिंदु में भारत रहेगा। इसलिए ये टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एग्जाम पर्सपेक्टिव छोड़िए, भारत के एक आम नागरिक होने के नाते भी ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। G20 की अध्यक्षता करने का अपने आप में बहुत बड़ा मायने है। और मैंने आज तक अपने इस छोटी सी लाइफ में कभी नहीं देखा है कि भारत इतने बड़े संगठन की अध्यक्षता कर रहा हो। तो भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 वो संगठन है जहां पे विश्व के शक्तिशाली विश्व देश शामिल हैं, जिसमें विकासशील देश भी है और विकसित देश भी है। तो डिटेल से इस पर्सपेक्टिव में हम लोग चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर G20 की अध्यक्षता का क्या मायने भारत के लिए है, भारत के समक्ष क्या चुनौती है और भारत के समक्ष क्या अवसर है। चुनौती और अवसर दोनों पे हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। ये जो है G20 का लोगो दिख रहा है, ये भारत ने अपना लोगो तैयार किया है। जिस वर्ष जो कंट्री इसकी अध्यक्षता करता है उस वर्ष वहाँ का लोगो, G20 का लोगो, और साथ ही साथ जो आदर्श वाक्य होता है वो वही कंट्री डिसाइड करता है। थीम जो होता है वही कंट्री डिसाइड करता है। कौन से गेस्ट कंट्री आएंगे वही कंट्री डिसाइड करता है। तो इस बार का लोगो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है और थीम क्या है, ये भारत ने डिसाइड किया। तो लोगो हमारा ये है। ये जो लोगो आपको दिख रहा है ये लोगो है G20 का, जो भारत ने तैयार किया है, जिसमें कमल के फूल भी हैं। यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा आदर्श वाक्य है G20 के लिए। और हमारी जो थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, G20 2023 की थीम है जो भारत ने डिसाइड किया। अब यहां पे मैप पे आपको दिख रहा है, ये जो लाल में जितना भी देश दिख रहा है ये सब G20 का पार्ट है। यहां पे आपको कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, यहां पे आपको रशिया हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, यहां पे आपको ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, इधर आपको अमेरिका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये सब जो लाल दिख रहा है ये सारे के सारे देश G20 का पार्ट है। आप समझ सकते हैं विश्व के मेजर कंट्री G20 में पार्टिसिपेट करते हैं। G20 की अगर मैं बात करूं तो G20 की स्थापना जो है 1997 में जो है बेसिकली एक बहुत बड़ा वित्तीय संकट आया, और उस वित्तीय संकट के बाद इस तरह का फैसला लिया गया कि G20 की स्थापना किया जाना चाहिए। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो जितना भी संगठन विश्व में बना है, इससे पहले G7 संगठन बना था। G7 की स्थापना 1970 के दशक में किया गया था। तो 1970 के दशक में इस संगठन की स्थापना किया गया था। उस समय भी कोई संकट आया था और संकट के बाद इस तरह का संगठन का स्थापना किया गया। तो आप देखिएगा, कोई भी संगठन का निर्माण अगर किया गया है तो अधिकतर संगठन किसी न किसी संकट के बाद निर्माण किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। 1970 के दशक में जो तेल संकट क्रिएट हुआ था उसके बाद G7 की स्थापना किया गया था, और 1997 में जो वित्तीय संकट आई थी उसके बाद G20 की स्थापना किया गया। तो G20 की स्थापना से पहले जो G7 के देश थे वो सारे के सारे G7 के देश G20 में भी शामिल हैं। G7 के जो देश हैं वो सभी के सभी विकसित देश हैं, सभी के सभी यूरोपीय देश है या पश्चिमी देश हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। तो प्रारंभ में इनको लगता था कि विश्व में किसी तरह का समस्या का समाधान होगा वो हम खुद कर लेंगे। यानी ये G7 के जो देश है, ये सातों देश को ये लगता था कि विश्व में कोई भी समस्या आएगी उसका समाधान हम ये 7 विश्व के शक्तिशाली देश मिलकर कर लेंगे, ये उन्हें लगता था। लेकिन 1997 का समस्या हो गया, और विशेष रूप से 2008 की जो समस्या हो गई, 2008 में जो अमेरिका में वैश्विक मंदी आया उसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत पे भी पड़ा।
उसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ा था। तो अमेरिका की वैश्विक मंदी का प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ा था और उसको रोकने में G7 के देश नाकामयाब हो गए थे। तो इसलिए उन्हें एक बड़े संगठन की आवश्यकता थी, उन्हें भारत जैसे विकासशील देश, चीन जैसे देशों को भी शामिल करने की आवश्यकता थी, इसलिए G20 की स्थापना किया गया था। इसकी जो कह सकते हैं जो पहली औपचारिक बैठक, पहली औपचारिक शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ। यद्यपि इसकी स्थापना 1999 में हुआ है, लेकिन पहली शिखर सम्मेलन 14-15 नवंबर 2008 को किया गया। और 2008 में ही क्यों हुआ? क्योंकि 2008 में अमेरिका में जो रिसेशन आया था, उस रिसेशन को रोकने में कहीं ना कहीं G7 के देश नाकामयाब थे। और G7 के देश चूंकि नाकामयाब रहे थे अमेरिका के रिसेशन को रोकने के लिए, विश्व में उसका इंपैक्ट पड़ा था। इसलिए G20 का जो पहला ऑफिशियल मीटिंग होता है, पहला शिखर सम्मेलन होता है, वो 2008 में होता है। और ये होता है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में ही ये बेसिकली होता है। G20 में अगर देश देखेंगे, देश भी याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी के पीटी में भी देश पूछा गया, देश का नाम पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया, अदर पीसीएस में भी देश का नाम पूछा जाता है। तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और यूएसए। बेसिकली 19 देश हैं। इसमें अगर आप देखेंगे 19 देश है और एक संगठन भी इसका पार्ट है। G20 का पार्ट एक संगठन है और वो संगठन यूरोपीय यूनियन है। तो 19 देश और यूरोपीय यूनियन मिल करके G20 की स्थापना करता है। G20 समूह विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक साथ लाता है। यह वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% और विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधि करता है। तो विश्व के जो उन्नत देश यानी विकसित देश और विकासशील देश दोनों को एक मंच पे लाता है G20। G7 क्या है? G7 में सिर्फ विकसित देश हैं, लेकिन G20 में क्या है? विकसित और विकासशील देश दोनों को एक मंच पे लाता है। और G20 को कंबाइंड रूप से देखिएगा तो विश्व की 2/3 से अधिक जनसंख्या का यह प्रतिनिधि करता है, क्योंकि भारत और अमेरिका और चीन जैसे देश इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ विश्व का व्यापार का 75% G20 के देश करता है, वैश्विक निवेश का 85% G20 के देश करता है और वैश्विक जीडीपी यानी विश्व की जो टोटल जीडीपी है उसका 85% भाग जो है G20 के पास ही है, राइट। यानी विश्व की सबसे महत्वपूर्ण संगठन अगर यूनाइटेड नेशन के बाद कोई है तो उसको आप G20 कह सकते हैं। G20 सम्मेलन को औपचारिक रूप से वित्तीय बाजारों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पे शिखर सम्मेलन कहा जाता है। यानी ये जो G20 है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वित्तीय बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पे शिखर सम्मेलन। यानी बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम है कि अर्थव्यवस्था में आने वाली चुनौती को रोकना, बाजार प्रबंधन को स्ट्रॉन्ग करना। 2008 की वैश्विक जो मंदी थी उस मंदी को फिर से रिपीट ना हो, इसलिए G20 काम करती है, क्योंकि इसकी औपचारिक बैठक पहली बार 2008 में ही हुई है और 2008 में वैश्विक मंदी चल रही थी। तो वो मंदी फिर से रिपीट ना हो, इसलिए G20 इंपॉर्टेंट संगठन है। और इसलिए G20 इस बार भारत जो अध्यक्षता कर रहा है, भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वैश्विक मंदी एक बार फिर से आने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद और कोरोना के बाद वैश्विक मंदी का खतरा मंडरा रहा है और उस वैश्विक मंदी के खतरे को रोकने के लिए भारत क्या प्रयास कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भारत के लिए भी कई सारी चुनौतियां जो नीचे हम लोग चर्चा करेंगे। G20 अप्रत्यक्ष तौर पे पूरे विश्व का प्रतिनिधि करता है। जहां आज यूनाइटेड नेशन असफल हो रहा है तो इसकी भूमिका बढ़ गई है। देखिए यूनाइटेड नेशन कई जगह असफल रहा है। कोरोना महामारी रोकने में यूनाइटेड नेशन असफल रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में यूनाइटेड नेशन असफल रहा है, आर्मेनिया अजरबैजान जो युद्ध है उसको रोकने में यूनाइटेड नेशन असफल रहा है, WHO की भूमिका को लेकर के प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। वर्ल्ड बैंक में आपने देखा होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो जारी करती थी वर्ल्ड बैंक, वो बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया? वहां पे भी यूनाइटेड नेशन में संदेह उत्पन्न होता है। तो यूनाइटेड नेशन में कई जगह संदेह उत्पन्न होता है, यूनाइटेड नेशन कई जगह असफल रही है। तो ऐसे कंडीशन में G20 की भूमिका बढ़ जाती है। G20 भले ही यूनाइटेड नेशन की तरफ पूरे विश्व का प्रतिनिधि न करता हो,
लेकिन ये बात आपको भी पता और मुझे भी पता है कि विश्व के लगभग देशों पे अमेरिका जैसे देशों का प्रभाव है, चीन जैसे देशों का प्रभाव है, रूस जैसे देशों का प्रभाव है या भारत जैसे देशों का प्रभाव है। तो ये पूरे विश्व पे जो इतने भी G20 के देश हैं, इसके पूरे विश्व पे प्रभाव है। तो अप्रत्यक्ष तौर पे आप कह सकते हैं कि G20 पूरे विश्व का प्रतिनिधि करता है, प्रत्यक्ष तौर पे तो नहीं कह सकते हैं। अब आते हैं भारत और G20। वर्ष 2023 में भारत 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो ये जो 2023 में सबमिट होगा इसको कहेंगे 18वें G20 शिखर सम्मेलन। भारत बेसिकली इसके अध्यक्ष बन चुका है। G20 का जो अध्यक्षता होता है वो बेसिकली 1 दिसंबर से शुरू होता है। 1 दिसंबर 2022 यानी आज से 9 दिन पहले भारत इसका अध्यक्ष बन चुका था। और भारत इसका अध्यक्ष कब तक रहेगा? 30 नवंबर 2023 तक। तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। 1 साल तक के लिए भारत इसका अध्यक्ष रहेगा, जो 1 दिसंबर 2022 से भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाल लिया, ऑफिशियली संभाल लिया। G20 में कई सारा मीटिंग होगा। G20 में लगभग 200 से अधिक मीटिंग होगा। कई सारा मीटिंग आपके जहां पे आपका घर है वहां भी होने वाला, आपका होम स्टेट में कई सारा मीटिंग होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप में भी मीटिंग होगा, जम्मू कश्मीर में भी मीटिंग होगा, बिहार में भी मीटिंग होगा, झारखंड में भी मीटिंग होगा। तो आप समझिए इसका टोटल 200 से अधिक मीटिंग होगा। तो इसलिए भारत के लगभग हर एक स्टेट में इसकी मीटिंग हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। हर एक स्टेट में G20 का एक मीटिंग मिनिमम होना चाहिए, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष का मीटिंग होता है, राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्र के अध्यक्ष का जो मीटिंग होता है वो होगा 9 से लेकर के 10 दिसंबर 2023 और ये नई दिल्ली में होगा। राष्ट्राध्यक्ष मतलब क्या हो गया? भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति। तो जहां के जो राष्ट्र के प्रमुख हैं उसके स्तर की जो मीटिंग होगी वो 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होगा। सितंबर है या नवंबर है, यहां पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, मैं इसको देख लूंगा, चेक करके मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। आई थिंक नवंबर होना चाहिए, लेकिन मैं देख लूंगा इसको। इंपॉर्टेंट ये है कि ये मीटिंग नई दिल्ली में होगा। अन्य मीटिंग अन्य जगह हो सकते हैं। इसको लेकर के बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिया हुआ था वहां पे। तो अन्य मीटिंग अन्य जगह पे हो सकते हैं। पटना में भी मीटिंग होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मीटिंग होगा, जम्मू कश्मीर में भी मीटिंग होगा। लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष की स्तर की मीटिंग है, राष्ट्र के जो अध्यक्ष के स्तर की मीटिंग है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति स्तर की जो मीटिंग है वो नई दिल्ली में ही होगा। अब देखिए ट्रॉयका क्या होता है। ट्रॉयका मतलब क्या होता है कि जो G20 के जो पहले के देश है, जो G20 के पहले अध्यक्षता किया यानी इंडोनेशिया, G20 के जो वर्तमान अध्यक्ष है यानी भारत, और G20 के आगामी अध्यक्ष है यानी अगले साल जो G20 की अध्यक्षता करेंगे 2024 में, वो है ब्राजील। ये ट्रॉयका, भारत ने एक ट्रॉयका का निर्माण किया है। ये ट्रॉयका बनता है नॉर्मली। ट्रॉयका में कौन 3 देश होते हैं? पहले के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान के अध्यक्ष और आगामी अध्यक्ष, ये मिलकर के G20 की ट्रॉयका का निर्माण करते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये ट्रॉयका में तीनों जो देश हैं, भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील, भारत वर्तमान का अध्यक्ष है, इंडोनेशिया पूर्व का अध्यक्ष है, ब्राजील आगामी अध्यक्ष है। ये तीनों ही देश विकासशील देश हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं आप कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों की भूमिका पहले से कहीं बढ़ी है। पश्चिमी देशों की भूमिका सीमित हुई है और विकासशील देशों की भूमिका बढ़ी है। इस बात का ये द्योतक है। Indian government said that Bangladesh, Egypt, Mauritius, Netherlands, Nigeria, Oman, सिंगापुर, स्पेन और यूएई गेस्ट कंट्री के रूप में जो है भारत ने इन्हें आमंत्रित किया है। किन्हें? तो बांग्लादेश को आमंत्रित किया है, इजिप्ट के साथ आपने देखा होगा कि गेहूं इजिप्ट हमारा खरीद रहा है और मास लेवल पे खरीद रहा है। मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई, हमारा ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंड यूएई, इन सभी देशों को भारत ने गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया। यानी भारत के पास एक मौका था और वो मौका यह था कि जिन देशों के साथ हमें संबंध को और मजबूत करना है
उन देशों को हम गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित करें, और इसके लिए इन देशों ने, चाहे वो यूएई हो, बांग्लादेश हो, इन्होंने भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। अब देखिए भारत के समक्ष चुनौती क्या है और अवसर क्या, दोनों की मैं चर्चा करूंगा। पहला चुनौती यह है कि सभी देशों को एक मंच पे लाना ही अपने आप में चुनौती है। क्यों? क्योंकि आप समझिए कि जो बाली में कन्वेंशन हुआ था, यानी G20 की जो 2022 में सम्मेलन हुआ था, जो इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, उसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आए थे। लेकिन जो भारत के लिए अब क्या है, भारत के लिए यह है कि जो 20 के 20 देश हैं, उस 20 देशों को एक मंच पे लाना, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हो, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हो, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हो। इन सभी देशों को एक मंच पे लाना ही भारत के लिए पहली चुनौती है। तो ये चुनौती है। दूसरा ये है कि रूस यूक्रेन विवाद और अन्य भू राजनीतिक मुद्दे जैसे अफगानिस्तान मुद्दा हो गया, ये चुनौती भारत के समक्ष कि भारत आखिर रूस यूक्रेन विवाद जो है, उस विवाद का जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पे इंपैक्ट हुआ, उस इंपैक्ट को कम करने में क्या प्रयास करेगा। विश्व में कई सारी समस्या जो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के है, उसको कम करने में भारत कैसे भूमिका निभा सकता। यह रूस यूक्रेन के बीच के जो युद्ध है, उस युद्ध को समाप्त करने में भारत कैसे मध्यस्थता निभा सकता है। तो ये जो है बहुत बड़ी चुनौती जो भारत के समक्ष है, और चुनौती के साथ एक अवसर भी आती है। अगर भारत के पास ये अवसर भी है कि रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में एक मध्यस्थता की भूमिका भारत निभाए, ये निश्चित तौर पर भारत के पास एक अवसर है। अफगानिस्तान मुद्दे का समाधान हो, अफगानिस्तान में जो आतंकवादी घटना बढ़ रही है, तालिबान का जो प्रभाव बढ़ रहा है, तालिबानी फरमान का जो प्रभाव बढ़ रहा है, उसकी समाप्ति हो, इसके लिए भारत को प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत को आवाज उठाने की आवश्यकता है, और भारत निश्चित तौर पर यहां पे आवाज उठाएगा, और भारत यहां पे भी एक प्रमुख भूमिका चाहता है। तो विश्व में कई सारे भू राजनीतिक मुद्दा चल रहा है, जिसके समाधान करना भारत के लिए एक चुनौती होगा, जिसमें रूस यूक्रेन मुद्दा है, जिसमें अफगानिस्तान तालिबान मुद्दा है, जिसमें अन्य कई सारा मुद्दा है, जिसमें श्रीलंका मुद्दा भी है। खाद्य सुरक्षा को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा विश्व के देशों के पास है, वो खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। विश्व में कई जगह ऐसा है, चूंकि रूस और यूक्रेन दोनों अपने आप में गेहूं का बड़ा उत्पादक था, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं को तबाह हो गया। ऐसे कंडीशन में विश्व के देशों के पास पर्याप्त खाने नहीं पहुंच रहा है, गेहूं नहीं पहुंच रहा है, तो फूड सिक्योरिटी का खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो खाद्य संकट का समाधान कैसे हो, ये भारत के समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अवसर क्या है, क्योंकि भारत ने, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा 80 करोड़ लोगों को कोरोना महामारी के दौरान भारत ने 1.5 साल से अधिक खाना खिलाया या अन्न प्रोवाइड किया। यानी हमने खाद्य सुरक्षा कायम रखा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के माध्यम से भी हम इसको कायम रखे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भी हम इसको कायम रखे हैं। तो वैश्विक, चूंकि हमने अपने यहाँ इसे काबू रखा, हमने खाद्य संकट अपने यहाँ काबू रखा, तो वैश्विक खाद्य संकट को निपटने में भारत किस तरह से भूमिका निभा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और निश्चित तौर पर भारत के लिए एक अवसर भी है। इसका लाभ कहीं न कहीं भारत के किसानों को भी मिल सकता है। जलवायु परिवर्तन में अगर एक वैश्विक मुद्दा है, और जलवायु परिवर्तन को दूर करने के लिए भारत सरकार कई सारा प्रयास कर रही है, जिसमें सोलर एनर्जी को लेकर के भारत सरकार ने पर्याप्त प्रयास कर रही है, विंड एनर्जी को लेकर के भारत प्रयास कर रही है। तो जलवायु परिवर्तन को रोकना एक वैश्विक मुद्दा है, और उस मुद्दा का समाधान करना भारत के लिए एक अवसर है। क्योंकि जो काम मान लीजिए हम कर रहे हैं, जो लाइफ, एक पीएम मोदी का जो लाइफ एक प्लान आया था, लाइफ प्लान के माध्यम से हम जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं, राइट। तो निश्चित तौर पे जलवायु परिवर्तन को रोकने का उपाय भी भारत के पास एक अवसर है। चुनौती है जलवायु परिवर्तन, लेकिन जलवायु परिवर्तन को रोकने का उपाय भारत के पास एक अवसर है। क्यों? क्योंकि भारत ने जो प्रयास मान लीजिए कर रहे हैं, भारत में सोलर एनर्जी को लेकर के जो प्रयास हैं, वैश्विक देश अगर वही प्रयास इंप्लीमेंट अपने यहाँ करने लगे, तो जो सोलर प्लेट का निर्माण हमारे देश की कंपनी करती थी, उसको अच्छा लाभ होगा, राइट। इसके अलावा मंदी के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था, वर्तमान में विश्व मंदी के दौर में चल रही है, वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चल रही है,
लेकिन फिर भी विश्व में सबसे अधिक जीडीपी का ग्रोथ रेट भारत का होगा, ये वर्ल्ड बैंक ने भी प्रिडिक्ट किया। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत का ग्रोथ रेट 6.9% होगा। तो ऐसे कंडीशन में वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के प्रभाव से बाहर रहे, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और निश्चित तौर पे यहां पे भारत का प्रयास इंपॉर्टेंट होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाए रखने में एक डिजिटल अर्थव्यवस्था की भूमिका हो रही है। अभी मैं देख रहा हूं कि G20 की एक मीटिंग जोधपुर में चल रही थी और G20 के जो देश के लोग आए हुए थे वो जाकर के बार कोडिंग के माध्यम से वो परचेज करते थे सामान, यूपीआई के माध्यम से वो सामान परचेज करते थे, स्कैन करके सामान परचेज करते थे। यानी उन देशों में, विश्व के बड़े से बड़े देशों में जो हमारे यहाँ पेमेंट सिस्टम है, जो हम लोग जाते हैं मोबाइल से स्कैन करके पैसा भेज देते हैं दुकानदार को, इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। तो कह सकते हैं आप कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो मंदी के दौर में चल रही है उसको उबारने का कई सारा प्रयास हो सकता है। उसमें एक प्रयास ये भी हो सकता है कि हम डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दें, और डिजिटल इकोनॉमी को जितना बढ़ावा भारत ने दिया है उतना विश्व के कोई सारा देश नहीं दिया। इसलिए भारत का जो यूपीआई सिस्टम है ये पूरे विश्व में प्रचार और प्रसार इसका हो सकता है, इसलिए भी ये हमारे लिए अवसर है। और भारत की निश्चित तौर पर वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ेगी, विश्व में भारत की भूमिका बढ़ेगी, विश्व में भारत का बल बढ़ेगा, विश्व में भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा, विश्व में भारत की शक्ति बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पे एक शानदार मीटिंग G20 का भारत में होने वाला है। मैं तो लगभग इसको लेकर के काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और ये भारत के इतिहास को बदलने जा रहा है ये मीटिंग, राइट। भारत के एक टर्निंग पॉइंट ये मीटिंग ला देगा भारत के इकोनॉमी में, या भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की भू राजनीतिक दृष्टिकोण में, भारत की सांस्कृतिक आर्थिक दृष्टिकोण में एक निश्चित तौर पर सकारात्मक बदलाव लाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े संगठन को भारत लीड कर रहा है, और लगभग पूरे विश्व को भारत लीड कर रहा है, ये मान के चलिए आप। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हम लोग SEO पे लाएंगे। थैंक यू सो मच।